नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि क्यों एसआईआर को लेकर एक तरफ विपक्ष है और एक तरफ बीजेपी है, और क्यों बीजेपी या फिर एनडीए या खासतौर पर बीजेपी की बात करूंगी, क्यों वो पूरी तरीके से फेवर में है और विपक्ष क्यों पूरे तरीके से इसके खिलाफ है। जाहिर सी बात है, जिसको फायदा मिल रहा है वो खुलकर पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर तरीके से इसको जायज ठहरा रहा है। और जो जाहिर सी बात है, जिनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है, जिनसे लगातार जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन चुनाव में कैसे धांधलियां की जा रही हैं और उनसे जीते हुए चुनाव हड़पे जा रहे हैं, वो जाहिर सी बात है विरोध कर रहे हैं। आपको पता है कि कल वंदे मातरम पर किस तरीके से बवाल हुआ, आज राज्यसभा में भी हुआ और मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई। और आज चुनाव सुधार के नाम से, यानी कि चर्चा तो हो रही है एसआईआर पर, लेकिन इसका नाम दे दिया, इतनी घबराहट है कि इसका नाम भी एसआईआर नहीं दिया गया, इसका नाम दे दिया गया चुनाव सुधार। उस चुनाव सुधार को लेकर चर्चा चल रही है। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर धज्जियां उड़ाकर रख दी, चाहे वो चुनाव आयोग की बात करें, आरएसएस की बात करें, बीजेपी की बात करें, मोदी की बात करें, शाह की बात करें, सबकी एक तरीके से। और हालत ये हो गई कि किरण रिजिजू उठ खड़े हुए, लोकसभा स्पीकर लगभग अपना आपा खोते हुए नजर आए और हमने देखा कि पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो उठ खड़ी हुई, क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी सबसे दुखती हुई नस जो है वो दबा दी। राहुल गांधी ने ना सिर्फ चुनाव आयोग को लेकर उनकी पोल खोली, उसका बीजेपी को लेकर ना सिर्फ यहां पर कि कैसे उनको डायरेक्ट फायदा हो रहा है, कैसे तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, ईडी, सीबीआई, आईटी, चुनाव आयोग, उन सब पर कैसे कब्जा है आरएसएस और बीजेपी का, इस सब की भी उन्होंने पोल खोलकर रख दी। हालत ये हो गई कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार राहुल गांधी को बीच बीच में टोका गया, उनको अपना भाषण सही से मुकम्मल नहीं करने दिया गया। कल जब एक इवेंट था, जब कांग्रेस को कोसना था, नेहरू की गलतियां निकालनी थी, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना था, मुस्लिम परस्त, मुस्लिम लीग परस्त जो है वो कांग्रेस को ठहराना था, अपनी पीठ थपथपानी थी, नेशनलिज्म का झंडा बुलंद करना था, तो प्रधानमंत्री वहां पर थे, प्रधानमंत्री अवतरित थे। लेकिन जब बात जवाबदेही की होती है तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री कभी भी ना पार्लियामेंट के अंदर होते हैं और ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही नहीं है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, खास तौर पर वोट चोरी को लेकर। और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे आज भी पार्लियामेंट में बुलंद हुए। सुनिए आप राहुल गांधी को पहले। And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. तो आपने सुन लिया कि वोट चोरी से बड़ी कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं है। ये कहना है सीधे तौर पर राहुल गांधी का, इससे ज्यादा हार्श वो कुछ कह नहीं सकते थे। आज जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो उन्होंने हरियाणा की, महाराष्ट्र की, जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया उस सब की उन्होंने बात की, उस ब्राजीलियन मॉडल की भी उन्होंने बात की, और यहां तक उन्होंने कहा कि अभी जो हाल ही में बिहार के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें कैसे 1 लाख से ज्यादा 1.21 लाख जो वोटर्स थे वो डुप्लीकेट थे। ये कहना, यानी कि डिलीशन अलग है, एडिशन अलग है और डुप्लीकेसी अलग है। ये डुप्लीकेसी की बात उन्होंने कही है। तो आप सोचिए, लाखों की तादाद में वोट कटे, लाखों की तादाद में वोट ऐड हुए और लगभग 1,21,000 यानी कि 1.5 लाख के आसपास आप समझ लें वोट जो है वो डुप्लीकेट है। ये राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में
ऑन द रिकॉर्ड कहा है। उन्होंने आरएसएस पे भी हमला किया और ये कहा कि तमाम जो इंस्टीट्यूशंस है उस पर आरएसएस का कब्जा है। उन्होंने बात यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट से लेकर तमाम जगहों पर जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उनकी उन्होंने बात की। उन्होंने सीजीआई को कैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जो हटाया गया है उसको लेकर उन्होंने बात की और कहा कि बीजेपी ने जो ये किया है वो इसीलिए किया है कि वो अपनी मन मर्जी चला सके। और इस जो भी बात यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे थे, इतनी चुप रही थी वो भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा स्पीकर को, एक बार नहीं बार बार उनको इस तरह से रोका गया, हंगामा हुआ, बवाल हुआ पूरे तरीके से उस भाषण में। और आप ये देखिए, कोशिश ये थी कि राहुल गांधी अपनी पूरी बात को ढंग से ना रख पाए। एक राहुल गांधी से इतनी प्रॉब्लम की पूरी बीजेपी जो है वो उनके भाषण के दौरान उड़ खड़ी हुई। और वैसे ही कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आपको पता है कि कैसे हर जगह आवाज दबाई जाती है और ये कोशिश साफ तौर पर लोकसभा में भी देखने के लिए मिली। कल आपने देखा था कि कैसे प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर चर्चा करा रहे थे लोकसभा में और कैसे धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। वायरल है उनका वो पूरा वीडियो जो उनका बयान था लोकसभा में। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से आरएसएस और मुस्लिम लीग की जो मिली भगत थी उस सब की भी उन्होंने पोल खोलकर रख दी। तो लग ऐसा रहा है कि वो चाह रहे थे कि बंगाल का इलेक्शन है और इसमें बात अगर वंदे मातरम की करेंगे, बंगाल अस्मिता की करेंगे, वहां के नायकों की बात करेंगे तो सीधे तौर पर फायदा मिलेगा उनको आने वाले बंगाल के चुनाव में। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो है ही, एसआईआर है ही, जो एजेंसीज है उनका इस्तेमाल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बिना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के और बिना जो विपक्ष है या खासतौर पर जो कांग्रेस है उसे आप एक तरह से देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त, मुस्लिम लीग परस्त और मुसलमानों की पार्टी बताए बगैर आपकी दाल गल नहीं सकती। तो कल तो मोदी जी थे, लेकिन आज अमित शाह को वो आगे करके वहां से चलते बने, लेकिन आज वो लोकसभा में नजर नहीं आए। क्या ये माना जाए कि उन्हें राहुल गांधी से डर लगता है? क्या ये कहा जाए कि वो राहुल गांधी का सामना नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने कई बार ऐसा होते हुए देखा है। एक और बाइट है राहुल गांधी की जो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है आरएसएस को लेकर, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को लेकर और किस तरह से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। सुन लीजिए आप इसको, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। On the 30th of January 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutions. तो आपने यहाँ पर राहुल गांधी को सुन लिया। उनका भाषण जो है उसका मेजर हिस्सा जो है वो अंग्रेजी में ही था। उन्होंने आरएसएस की आइडियोलॉजी और आरएसएस ने किस तरह से कैप्चर कर लिया है तमाम इंस्टीट्यूशंस को, बीजेपी और जो चुनाव आयोग है उसकी पूरी मिली भगत की उन्होंने बात की और सीधे तौर पर यह बताया कि कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत है, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और कैसे चुनाव की पूरी तरीके से ठगी की जा रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। लगातार अभी भी चर्चा जारी है इसको लेकर। अभी निशिकांत दुबे जो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो जब बातों को रखेंगे तो सीधे तौर पर एसआईआर के फेवर में पूरी की पूरी बीजेपी जो है वोट खड़ी हुई है। सवाल वही है मेरा अभी भी कि क्यों आखिर जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में हैं वो इसको लेकर सवाल उठा रही हैं तो बीजेपी इसमें सीधी क्या बेनिफिशियरी है जो वो इसका लगातार फेवर करती हुई नजर आ रही है। और चुनाव
आयोग जवाब नहीं देता है, लेकिन बीजेपी इस पर खुलकर आकर उनका एक तरह से समर्थन करती हुई या उनके फेवर में या उनके ढाल बनती हुई नजर आती है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप दोनों मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। ओंकारेश्वर पांडे जी हैं मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ओंकारेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी, शुरुआत में आपसे करूं। कल हमने देखा कि मोदी जी मौजूद थे क्योंकि चर्चा वंदे मातरम पर हो रही थी। उनको लगा एक इवेंट का बहुत अच्छा मौका है जहां वो कांग्रेस, नेहरू, गांधी परिवार और इस सबको कटघरे में खड़ा करके अपने आप को नेशनलिस्ट बताकर अपनी पीठ थपथपाएंगे। लेकिन आज जब जवाबदेही की बात आई तो वो चलते बने और अमित शाह को छोड़ गए। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी ने जिन तमाम बातों को रखा है, या विपक्ष के और तमाम नेताओं ने भी, अखिलेश यादव से लेकर और तमाम नेताओं ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, क्या आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में फंस गया है और पार्लियामेंट में किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना मतलब पूरी दुनिया उसको देख रही है और इसका मतलब एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड। ये जो भी बात हो रही है वो सिर्फ भाषण नहीं बल्कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा है पार्लियामेंट्री प्रोसेस का। और आरएसएस पर हमला किया है, कैसे इंस्टीट्यूशन पर कब्जा किया है, उस सब की बात आज राहुल गांधी ने की है। जी, मेरे ख्याल से एक चीज बहुत अच्छी हुई कि एसआईआर की चर्चा, जैसे आपने कही, जैसे ही भारत के संसद में हो जाती है तो वो रिकॉर्ड में आ जाती है। तो बहुत जरूरी था कि ये मामला रिकॉर्ड में आ जाए, क्योंकि जब से ये एसआईआर का मामला शुरू हुआ और ये कोर्ट में मामला गया तो हमें पता है कि कोर्ट में जो होता है वो जनता, वो पूरे का पूरा जिरह जो होता है, दोनों पक्ष जो बोलते हैं, पूरे का पूरा मुद्दा वो समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ पिछले 10 साल में भारत में भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो प्रचार केवल उन बातों का करता है जो उनके फायदे की होती है। तो हुआ ये है कि एसआईआर के चलते इस देश के नागरिकों के अंदर, जहां एसआईआर नहीं भी हो रहा है, मान लीजिए कर्नाटक में अभी तक एसआईआर शुरू नहीं हुआ, लेकिन वहां पर भी एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा ध्रुवीकरण हो गया है। तो जिस समय ध्रुवीकरण हो जाता है तो लोग उसके किसी विषय की गंभीरता को नहीं देखते, उस विषय को समझने की कोशिश नहीं करते। वो केवल इस तरफ या उस तरफ, तराजू में दो ही पाले दिख जाते हैं तो कोई बीच में नहीं खड़ा होना पसंद करता। वो तो या तो इस पाले में भाग जाता है या तो उस पाले में जाने की कोशिश करता है। उसमें खतरा हो जाता है। तो भाजपा के खतरा यह हो जाता है कि भाजपा के पास क्योंकि प्रचार तंत्र ज्यादा है, इसीलिए एसआईआर के बारे में आज आप सड़क पे जाके पूछिए, लोगों के अंदर जो सैद्धांतिक लोग हैं, जो विषय को समझते हैं, वो तो इस पर सवाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस विषय को समझते नहीं है वो भाजपा के प्रचार में भी बहते चले जाते हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी था कि इस चीज को पूरी तरह से तफ्तीश के साथ, जिसको कहते हैं डिटेल में, पूरा का पूरा विषय भारत की संसद में इसकी चर्चा हो, वो रिकॉर्ड में आ जाए, ताकि वो, क्योंकि रिकॉर्ड में आएगा तो कम से कम ठीक रहेगा। और मुझे अच्छा लगा कि ये विषय राहुल गांधी जी ने अंग्रेजी में कहा, क्योंकि जो ये मुद्दा है, लोकतंत्र का जो मुद्दा है, एसआईआर का जो मुद्दा है, ये मुद्दा अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, भारत के बाहर भी इस विषय को, ये विषय चर्चा का विषय बना हुआ है। दुनिया भर के बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल मीडिया को भी इसकी जानकारी मिले। तो इसीलिए अंग्रेजी में बोलने का मतलब ये होता है कि आप दुनिया भर को भी एड्रेस कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है, जो हेल्दी है। मेरे ख्याल से कांग्रेस की तरफ से हिंदी में भी बोलने वाले इसके बाद होंगे और हिंदी में भी बोला जाएगा। लेकिन एसआईआर के बारे में हमें यह समझना पड़ेगा कि एसआईआर क्या है। एसआईआर प्रक्रिया है या एसआईआर पदार्थ है? सुप्रीम, जो कि इंग्लिश में साधारण चीज हम समझते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को पाने के लिए आपको एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। मान लीजिए मैं घर में हूं, मैं किसी फ्लैट में हूं, मेरे दीवार के बगल में मेरे घर का दीवार है, दीवार के उस पार मेरे पड़ोसी हैं। तो मुझे अगर उस पड़ोसी के घर में जाना है तो सबसे पहले मुझे अपने दरवाजे से बाहर निकलना पड़ेगा, दायां मुड़ना पड़ेगा और उस पड़ोसी के घर में मुझे खटखटाना पड़ेगा, तब उसके दरवाजे में जा सकता हूं। मैं नहीं कह सकता कि दीवार है मेरे बीच में एक ही, तो मैं दीवार को छेद करके पड़ोसी के घर में चला जाऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि हर चीज का एक होती है, उस प्रक्रिया से ही आप पदार्थ पा सकते हैं। देयर इज अ प्रोसेस थ्रू विच यू कैन गेट ए प्रोडक्ट। एसआईआर में क्या हो गया है, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर में जो पहली सुनवाई की थी, जिसमें उसने इश्यूज फ्रेम किए थे, उसमें उसने यही कहा कि प्रोसेस की जांच हम करेंगे। मतलब प्रोसेस ठीक है कि नहीं, इस पर हम ध्यान रखेंगे। अब प्रोसेस का मतलब क्या है? चुनाव की प्रक्रिया, ये पूरा का पूरा एसआईआर का मुद्दा चुनाव है, तो चुनाव की प्रक्रिया क्या है?
चुनाव की प्रक्रिया बहुत सामान्य सी है कि वोटर सरकार को चुनता है। चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव मतलब क्या, चुनाव की प्रक्रिया अगर कोई समझना चाहे, चुनाव का प्रक्रिया क्या होता है, वोटर जो होता है वो सरकार को चुनता है। एसआईआर में पदार्थ क्या निकल रहा है, प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, सरकार वोटर को चुन रही है। दोनों में बहुत अंतर आ गया। देखिए प्रोसेस, चुनाव का प्रोसेस ये कहता है कि वोटर सरकार को चुनेगी, लेकिन एसआईआर में आपने प्रोडक्ट ऐसा निकाला कि सरकार वोटर को चुन रही है। मतलब सर, इसका मतलब तो आपने, मतलब लोकतंत्र में लोक का ये तंत्र नहीं रहा, लोक को कंट्रोल करने का तंत्र बन गया है। मतलब ये लोकतंत्र कहां रहा है, ये तो ठोक तंत्र की तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर वोटर को सरकार चुनना है तो सरकार वोटर को कैसे चुन सकती है, यहां पर उल्टी गंगा कैसे बह सकती है। जब भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं पर भी वोटर घट कैसे सकते हैं, चाहे वो दिल्ली के फरवरी 2025 के चुनाव हो या बिहार में 2025 के चुनाव हो। अगर भारत में लोग ये क्या कहते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, दुनिया का हम सबसे बड़ा देश बन गए हैं, जहां पर जनसंख्या बढ़ रही है वहां वोटर कैसे घट सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल अब ये तथ्य है कि अब ये छुपाई हुई बात नहीं है कि एसआईआर से लोगों के वोट की चोरी हुई है, इसमें कोई दो राय अब नहीं रही। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर हमें यह समझना पड़ेगा कि 80% से ज्यादा नागरिकों के वोट की चोरी नहीं हुई। तो भाजपा ने एक चिकनाई की। मान लीजिए कोई चोर है, उसने एक ऐसी चोरी की एक जेब कतरे ने कि करोड़पति का पॉकेट तो मारा पर उसमें से चुराया थोड़ा सा ही। तो ऐसे में करोड़पति सोचने लगता है कि थोड़ा ही तो खोया है, जो क्यों मैं उसकी ज्यादा चिंता करूं। तो हमें इस चीज को यह ध्यान में रखना है कि एसआईआर एक तथ्य है, वो तथ्य ये कहता है कि इस देश के नागरिकों की वोट की चोरी हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमें यह भी समझना है कि 80% नागरिकों की वोट तो वापस आ गए। नया जो लिस्ट बनता है, जो 20% कटते हैं, वो 20% की आवाज 80% क्यों नहीं उठा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि हमें ये इसी तरह से भाजपा यही कर रही है, करोड़पति का पैकेट मार रही है, उसमें से कुछ 100 रुपए निकाल के उसके पर्स वापस उसके जेब में रख रही है। अब करोड़पति सोचता है पैकेट तो मराया है, लेकिन पैकेट तो थोड़ा सा मराया, हम काहे के लिए इसको लेके पुलिस में कंप्लेंट करने जाए, थोड़ा सा ही तो मैंने खोया है, इसको ज्यादा चिंता क्यों करूं। तो मेरे ख्याल से अब ये समय आ गया है, इस देश को समझिए, इस देश की जनता को अब समझना चाहिए कि जब तक मनुष्य और बाकी जानवरों में मुख्य रूप से अंतर यह होता है कि मनुष्य के अंदर एक संवेदना नाम की चीज होती है। बाकी किसी भी जानवर में आप संवेदना नहीं देखते। कोई भी जानवर, आपने नहीं सुना कि हाथी का बच्चा बीमार पड़ गया है तो हाथी की मां हाथी के बच्चे को लेकर किसी अस्पताल में गई। कहीं पर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करना, दूसरे व्यक्ति की तीमारदारी करना, दूसरे व्यक्ति का मदद, किसी एक प्राणी दूसरे प्राणी की मदद करना, ये केवल और केवल मनुष्य करता है और कोई जानवर नहीं करता। कोई जानवर दूसरे जानवर को, अपने बच्चे को भी अस्पताल में नहीं ले जाता, लेकिन मनुष्य ले जाता है। और इसीलिए मनुष्य प्रजाति का जो विकास हुआ है, वो इतना विकास इसीलिए हुआ है क्योंकि मनुष्य प्रजाति के अंदर एक संवेदना है, एक सहानुभूति नाम की चीज है। हमें दूसरे का दर्द होते हुए हमें दिखता है तो हमें लगता है कि यह दर्द मुझे भी हो सकता है, इसीलिए उसके दर्द का हम कुछ न कुछ हल निकालने का प्रयत्न करते हैं। मेरे ख्याल से भाजपा ने पिछले 10 साल में इस देश की संवेदना को, सहनशील, जिसे संवेदना कहा जाता है, जिसे सहानुभूति कहा जाता है, उसके लेवल में काफी कमी लाई है। उसने कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, मैं जो करूंगा वो करूंगा। तो आप, इसका मतलब यह है कि आप मनुष्य प्रजाति जिस कारण से आगे बढ़ रही है, बाकी जानवरों के बनिस्पत मनुष्य क्योंकि कोऑपरेट करता है, एक दूसरे से सहयोग करता है, वो किसी अपने व्यक्ति को, गिरे हुए, हम सड़क पे जा रहे होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे दिल में गुदगुदाहट होती है, हम उसको ले जाके अस्पताल में ले जाते हैं। हम सबसे पहले किसी को फोन भी करते हैं तो पूछते हैं भैया तबीयत हालचाल कैसी है। कभी हमने नहीं सुना एक हाथी दूसरे हाथी से मिलता है तो पूछता है तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्योंकि जानवरों में ये होता नहीं है, आदमी में ये होता है। भाजपा ने ये कर ये दिया है कि लोगों के अंदर सहानुभूति और जो संवेदना है उसके स्तर को काफी कम करने की कोशिश की है। और एसआईआर में भाजपा ने बहुत, क्या कहते हैं, शातिराई दिखाई है, बहुत बड़ा ये धूर्तता दिखाई है कि उसने क्या किया है, जेब कतरा, फिर से मैं कह रहा हूं, जेब कतरा करोड़पति का पैकेट मारा है, उसमें से 100-200 रुपए लेके वो पैकेट वापस रख दिया है। अब करोड़पति को लग रहा है कि पैकेट तो मराया मेरा, लेकिन थोड़ा सा ही तो मराया, हम ज्यादा इसकी चिंता क्यों करें। तो मेरे ख्याल से विपक्ष के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, इस देश के समझदार लोगों के सामने भी चुनौती है कि ये जो एसआईआर में इन्होंने जो धूर्तता की है, इन्होंने जो 10 से 20% लोगों के वोट काटे हैं, लेकिन 80% लोगों के वोट नहीं काटे। वो जो 80% लोग हैं
उनके अंदर एक सहानुभूति जागे, उनके अंदर एक संवेदना जागे कि इस तरह का काम गलत है, गलत काम को हमें, गलत चीज गलत ही होती है, कल आज उसके साथ हुई है, कल हमारे साथ हो सकती है। तो मेरे ख्याल से तथ्यात्मक रूप से जो राहुल गांधी ने आज लोकसभा में किया, इसको तार तार खोल के रखना लोगों के सामने, ये बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा काम था। तथ्यात्मक रूप से अब पूरे विपक्ष को, इसमें कोई अब पार्टी की बात नहीं रही, पूरे विपक्ष को, विपक्ष की बात क्या है, कोई इस देश के हर नागरिक को अब यह सोचना पड़ेगा कि चुनाव की प्रक्रिया अगर है जिसमें कि वोटर सरकार चुनता है, तो एसआईआर नाम का जो पदार्थ है उसके अंदर से सरकार वोटर कैसे चुन रही है, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है, ये जब तक लोगों के मन में सवाल आ जाएगा। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है जो सिद्धार्थ जी आपने रखी है। और अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी विपक्ष की तरफ से भी सत्ता पक्ष की तरफ से भी इसको लेकर जवाब दिया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है तमाम तर्क जो हैं, जो दिए जा रहे हैं, वो तमाम तर्क हैं एसआईआर के फेवर में। आप ओंकारेश्वर जी, ये जो पूरी चर्चा चुनाव सुधार के नाम पर जो की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर और राज्यसभा में चर्चा हो रही है, हमने देखा ही वंदे मातरम को लेकर, इस सबको आप कैसे देख रहे हैं और इसका क्या आप फायदा देख रहे हैं? राहुल गांधी ने जो बात की, आरएसएस की बात की, आरएसएस के नेक्सस की बात की, कैसे इंस्टीट्यूशन पर कब्जा किया जा रहा है, हड़पा जा रहा है, अधिकार हड़पे जा रहे हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि वोट चोरी सबसे बड़ा ट्रिजन है, देशद्रोह है, ये उनका सीधे तौर पर कहना है। जो बातें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, वो बातें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट के अंदर कही हैं, चाहे वो हरियाणा की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, ब्राजीलियन मॉडल की बात हो, चुनाव आयोग की बात हो, चुनाव आयोग का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी, किस तरह की नियुक्ति, हर चीज को उन्होंने रखा है। और जो पूरी आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसकी तो कल से लेकर अब तक हम देख रहे हैं धज्जियां उड़ी रही हैं, यानी कि अपनी पोल खुद ही खुलवा ली है, चाहे वो चुनाव सुधार की बात करें या वंदे मातरम की बात करें, उसको लेकर बीजेपी और आरएसएस ने। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी को राष्ट्रद्रोह करार दिया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट है और इसको पूरी तरह से बुलडोज कर देता है। राष्ट्रद्रोह करार देना, या तो अब सरकार उसको स्पष्ट करे कि यह राष्ट्रद्रोह नहीं है, और जैसे ही उस पर चर्चा होगी तो सारी बातें आ जाएंगी। क्योंकि वैसे भी इसके पहले चाहे उन्होंने बैंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, एटम बॉम्ब प्रेस कॉन्फ्रेंस, या फिर जो हरियाणा फाइल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उनमें से किसी का जवाब नहीं आया। किसी भी तथ्य को सरकार ने तथ्यों से और आंकड़ों से नहीं काटा है। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने आज पार्लियामेंट में वंदे मातरम का सवाल उठाया, मुझे लगता है कि एक एक सवाल उन पे बहुत भारी पड़ रहा है, उनकी जड़ों पर हमला कर रहा है, उनकी सोच की जड़ों पर हमला कर रहा है। जो सवाल उन्होंने उठाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके, आज वो क्या कर रहे हैं छोड़ दीजिए। सच्चाई ये है कि 1937 में इस देश की आजादी का पहला विचार तो हिंदू महासभा ने दिया था, सावरकर ने दिया था। उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने 3 प्रांतों में सरकार बनाई थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकारें। वो सिंध में थी, वो बंगाल में थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट में थी, एनडब्ल्यूएफपी में थी। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चलती तो उन्होंने तो ये विचार दिया था सोहरावर्दी के साथ मिलके कि बंगाल को भी अलग कर दिया जाए। आज कलकत्ता जो है वो ढाका के साथ मिला होता, बांग्लादेश का पार्ट होता अगर उनकी बात मान ली गई होती तो। एक दफा तो उन्होंने, जब श्रीनगर में ट्रबल्स हो रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि हमें जम्मू और लद्दाख चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली कह दिया कि हमें श्रीनगर नहीं चाहिए। अगर इनके चीजों को, सोच को आप बारीकी से और पुराने उससे उठा के देखेंगे तो दरअसल इस देश के विभाजन का जो आरोप लगा रहे हैं, विभाजन की नींव ही इन्होंने रखी थी। इसीलिए अंग्रेजों के फौज में भर्ती करा रहे थे, इसीलिए माफीनामे लिखे जा रहे थे, इसीलिए इनको उसका वजीफा मिल रहा था। सावरकर को किस बात के 600 रुपए मिल रहे थे? ये सारी बातें इस पूरे सोच के खिलाफ जाती हैं। और आज तो राहुल गांधी ने भी उठाया कि किस तरह से 3 गोलियों ने महात्मा गांधी का सीना छलनी किया था। गांधी को तो ये मानते नहीं है, लेकिन गांधी के सीने में जो एक एक बुलेट जा रहा था, उस बुलेट में बारूद नहीं, इन विचारों का ही जहर भरा हुआ था, जिसको आज तक पालन पोषण करते आ रहे हैं।
और उसका कोई जवाब नहीं है, उसको छुपाते आ रहे हैं। तिरंगा मानेंगे नहीं, लेकिन तिरंगा यात्रा निकालेंगे। कब तिरंगा फहराया इन्होंने, कितने समय बाद फहराया? तो ये सारी बातें जो हैं अपने झूठ को छुपाने के लिए ही इन्होंने रची है। एक दूसरा झूठ इनका जो बड़ा है, जो आज ही इन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 2 अंश को काटा था और जिन्ना की बात मानने के लिए काटा था, और वही आधार बना देश के विभाजन का। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसमें 2 जो अंश जोड़े गए थे वो धार्मिक थे, और ये इतना बड़ा देश है, ये बहुधार्मिक, बहुक्षेत्रीय, बहुभाषीय देश है। इसके लिए, और इसको फैसला किसने किया था? उस फैसले को महात्मा गांधी भले इनको न माने, आज भी नहीं मानते, कहते 2000 वो एटनबरो की फिल्म के बाद महात्मा गांधी को लोगों ने जाना, जबकि 1930-32 में उनके टाइम मैगजीन पे 3-4 बार कवर आ चुके थे। दुनिया की 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। आज रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को बुलाया तो पुतिन भी वहां जाके उनके राजघाट पर उनकी समाधि पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। टॉलस्टॉय ने उस जमाने में जब हिंद स्वराज लिखा था महात्मा गांधी ने 1909 में, तो 1910 में उसको पढ़ने के बाद टॉलस्टॉय जैसे महान लेखक ने, रूसी लेखक ने लिखा था कि यू आर राइट मिस्टर गांधी। तो इन्होंने एक साथ, महात्मा गांधी को आप न मानो, लेकिन वंदे मातरम के उस गीत के कितने छंद को रखना है, उसकी कमेटी बनी थी। उस कमेटी में सरदार पटेल भी शामिल थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस देश के जो पहले राष्ट्रपति हुए, वो भी शामिल थे। वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ये भी ध्यान रखना होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी शामिल थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। तो आप कह रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गलत थे, पटेल भी गलत थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गलत थे, टैगोर भी गलत थे, महात्मा गांधी को तो आप मानते ही नहीं हैं। तो ये क्या है? ये हिपोक्रेसी इनके विचारों को जड़ों से समूल नष्ट कर रही है, जो ये उठा रहे हैं। और मैं सराहना करता हूं जिन लोगों ने भी इस रणनीति बनाई हाउस में, कि एक तरफ प्रियंका गांधी उसको कोल्ड ब्लडेड एनकाउंटर कर रही थी, एकदम उनके चेहरे पे कोई उत्तेजना नहीं, बड़ी शांति के साथ एक एक जो है इनके झूठ के फूलों को जैसे बगिया उजाड़ रही थी, वो एक एक फूल तोड़ तोड़ के फेंक रही थी, और कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि 9,999 जितने भी आपके झूठ का, नेहरू पर आरोपों का, आप एक लिस्ट बना लीजिए। और ठीक है, देश भी चाहता है एक बार को वंस फॉर ऑल सेटल द मैटर, कि आप अपना काम नहीं गिनवाएंगे और हर रोज नेहरू को गरियाएंगे, हर रोज नेहरू के एसेट्स को बेचेंगे, और फिर आप जो है उस पर अपनी तालियां बटोरेंगे कि नहीं ये मैंने कर दिया। आज देश में इंडिगो ने इतनी बड़ी क्राइसिस पैदा कर दी है, दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस ये 8-10 दिन से चल रही है ये, और आज भी जो उनको फैसला हुआ, कह रहे कि 5% उनको कम उड़ान देने का हमने फैसला किया है रूटों का। अरे ये तो वो तो मांग रहे हैं कि और भी कम कर दीजिए, वो तो आप उन्हीं की डिमांड मांग रहे हो। आपने जो उनका रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि इससे ज्यादा टिकट नहीं होगा, वो मिनिमम आपने 18,000 पे साइन कर दिया है। 18,000 पे 1500 किलोमीटर, यानी 1500 किलोमीटर से ऊपर होगा तो उससे भी कहीं ज्यादा, 18,000 प्लस। इस देश में दिल्ली से जुड़ने वाले जितने भी मेजर डेस्टिनेशंस हैं, चाहे मुंबई हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, गुवाहाटी हो, ये कौन से 1,500 पे हैं? सब 2,000 किलोमीटर से ऊपर है। यानी 18,000 प्लस का आप तो सिग्नेचर कर रहे हैं ओपन, और कह रहे 5% उनको हमने जो है उड़ानों को कम करने का। ये पूरी तरह सरेंडर है, और सरेंडर इसलिए है क्योंकि आपकी बनाई हुई खुद की पॉलिसी में आप फंस गए हैं, आप उसी कुएं में गिर गए हैं जो आपने खुद जो है खोदा था। ये सिचुएशन है। मैं देखता हूं, अब आते हैं एसआईआर पर। एसआईआर को जो उन्होंने राष्ट्रद्रोह से जोड़ा है, ये सचमुच एक एक व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का प्रश्न है। मैंने खुद अपने मसले में देख लिया कि हमारे 3-3 सूची बनी हुई है, किसी में नाम है तो फोटो गलत है, फोटो गलत है कुछ और लिखा हुआ है, एक में तो गायब है पूरी तरह से, करे है ही नहीं आपका, फिर निकल के आप एसआईआर करा क्यों रहे हैं?
जब ये कंटिन्यूअस सिंपल प्रोसेस है और आप इसको डिजिटली क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? आधार से अगर आप ट्रांसपेरेंट है तो डिजिटली जोड़िए, ट्रांसपेरेंट है तो डिजिटली रीडेबल जो है वो डाटा पब्लिक करिए, ट्रांसपेरेंट है तो डिजिटल रिकॉर्ड क्यों नष्ट कर रहे हैं, वीडियो फुटेज क्यों नष्ट कर रहे हैं? किसी को 2 साल लगे कि 200 साल लगे उस फुटेज को देखने में, आप डिलीट करके भाग क्यों रहे हैं? आप इसीलिए भाग रहे हैं कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा घपला आपने किया हुआ है। आपको सबूत मिटाने के भी अपराधी हो रहे हैं कि आप सबूतों को मिटा रहे हैं। इसलिए अगर राहुल गांधी ने इसे राष्ट्रद्रोह कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है, मुद्दों पर बात करने की बजाय। और अभी अखिलेश यादव ने कहा कि ये हाल में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें वोटों की चोरी नहीं, वोटों की डकैती हुई है, एंड दिस इज फैक्ट। ये निकल के आ रहा है। आप कैसे बताइए कि जब आज पेटीएम के युग में डाटा इतने मैसिव हमारा डिजिटल डाटा उसमें चल रहा है और उसमें जो है किसी भी व्यक्ति का कोई गलत नहीं होता, करोड़ों लोग एक साथ यूज करते हैं पेटीएम। एग्जाम्पल है, सबका बैंक अपने हाथ में है और आप कह रहे हैं कि नहीं एसआईआर आप करवाएंगे, और आपके लोग वहां खड़े होकर लोगों के नाम काट रहे हैं, नाम जोड़ रहे हैं। जिस चुनाव में 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, वहां आप हजारों हजार वोट, 65 लाख बिहार में आपने वोट काटे। आपने कहा बहुत बड़े संख्या में बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं। 65 लाख में से चुनाव आयोग बताए कि कितने लोग ऑन रिकॉर्ड म्यांमारी रोहिंग्या निकले और कितने लोग बांग्लादेशी निकले। असम में जहां पे आपने बहुत बिग बैंग के साथ पूरे देश में धूम धड़ाके के साथ एनआरसी करवाया, खूब हंगामा मचवाया, उसमें 19 लाख लोगों के नाम काटे गए। उस 19 लाख लोगों में से मात्र 900 लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया। कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया? डिटेंशन सेंटर का मतलब है उनको शेल्टर देना, खिलाना पिलाना। मतलब आप उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था करना चाहते हैं। यूपी में भी यही स्टेटमेंट आ रहा है कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, मतलब जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनको हम खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको रोटी कपड़ा और वो मकान देंगे। ये है आपका स्टेटमेंट। इसके लिए बांग्लादेशी इशू है, इसके लिए ये विदेशिया इशू है। निकालते क्यों नहीं है? आपने नहीं निकाला है। ऑन रिकॉर्ड 2017 में मिस्टर किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है कि हमने इसको डिटेक्शन का काम स्टेट्स को छोड़ दिया है। और उसी में उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिजीम में पूरी डिटेल दी है कि उन्होंने कितने निकाले थे। 22,000 से ज्यादा उन्होंने निकाले हैं, 18,000 से 22,000 के बीच में, और उन्होंने पूरा रिकॉर्ड रखा है। आप क्यों नहीं रखते हैं रिकॉर्ड? एक व्हाइट पेपर लेके आइए। आप इस इशू को आज से नहीं उठा रहे, 75 साल से ज्यादा हो गए। अब आप उस समय 1951 के समय से आप बांग्लादेशी, डेमोग्राफी चेंज, ये वो, आपकी सरकार अटल जी की भी आई 6 साल की रही। उन्होंने तो कह दिया कि हम वर्क परमिट देंगे बांग्लादेशियों को। अगर वर्क परमिट देना है तो फिर ये मुद्दा क्या है? और फिर आप ये कह रहे हैं कि अब तो डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, यानी शेल्टर होम हम देंगे आपको। निकालेंगे नहीं। जब निकालना नहीं है उनको, अगर वो है तो आपने कहा था पहले 4 करोड़, फिर कहा 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं। अरे 2 करोड़ में से 2 लाख निकाल देते कम से कम, तो भी देश को यह होता कि 11-12 साल में 2 लाख निकाल दिए गए हैं, बाकी धीरे धीरे निकाले जाएंगे। ये बिल्कुल जितना भी इनका झूठ का पुलिंदा था वो सब जो है एक्सपोज हो गया है। चाहे वो जिन्ना को लेके हो, चाहे वो मुस्लिम लीग को लेके हो, चाहे वो गांधी को लेके हो, चाहे वो वोट चोरी को लेके हो, इनके पास मुद्दे बचे नहीं। और ये अपनी ही, ये जो इन्होंने कहा था, मैं आपको उसका भी कर दूं कि 74 एयरपोर्ट थे, हमने जो है 156-57 बना लिए। सच्चाई ये है 2014-15 के एनुअल रिपोर्ट में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के 125 एयरपोर्ट की चर्चा है। उसमें से ऑपरेशनल 74, जिसमें कॉमर्शियल फ्लाइट थी, उन्होंने उसको काउंट किया, और बाद में जो बाकी बचे थे खुद ही उसको अपने आप जोड़ लिया। 450 से ज्यादा आपने एयर रूट्स बनवाए, उसमें से 40-50% जो है नॉन ऑपरेशनल है, काम नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि इतने से इतना ज्यादा पैसेंजर संख्या बढ़ गई भाई साहब, देश की पॉपुलेशन बढ़ गई, क्या उसमें भी पार्टी का रोल है? उसमें भी सरकार का रोल है कि 140 करोड़ हम हो गए। रोज नाम लेते हैं आप 140 करोड़, क्या 140 करोड़ करने में भी भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का हाथ है?
तो अगर पैसेंजर्स की संख्या बढ़ी है तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अगर एयरपोर्ट्स की जी संख्या बढ़ी है तो 2014-15 की एनुअल रिपोर्ट देख लीजिए, उस समय कितने रिपोर्ट थे, और उससे ज्यादा मनमोहन सरकार ने उसको बनाने के पहले से ऑलरेडी वो कर दिए थे, प्रोसेस शुरू कर दिए थे। ऐसे कई एयरपोर्ट्स हैं जिन्होंने इन्होंने जिसका उद्घाटन किया वो मनमोहन सिंह सरकार के समय बने थे। आपने क्या किया? आपने एक बड़ी पॉलिसी चेंज की जो थी 5/20, उसको आपने 0/20 कर दिया। 5/20 क्या था? 5 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए था एयरलाइंस बिजनेस में आने को, और मिनिमम 20 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी। आपने उस 5 इयर्स जी एक्सपीरियंस को हटा दिया और 20 का वो जो है एयरक्राफ्ट रखा। फिर आपने दूसरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जो डिजास्टरस साबित हुई है, वो है 100% एफडीआई की। 100% एफडीआई का नतीजा ये हुआ कि बिग पॉकेट वाली कंपनी ने आके छोटी छोटी मछलियों को, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट को खत्म कर दिया, एयरलाइंसेस को। उसमें वो डेक्कन उड़ गया, उसमें गो एयर, उसमें कौन से छोटे छोटे जो सहारा, जेट, कितने सारे थे, कम से कम 8 से 10 बिल्कुल एयरलाइंस हुआ करते थे। आज उसको सबको खत्म करके आपने जो डुओपोली की वो पॉलिसी अपनाई है, डुओपोली की, उसी का नतीजा है कि आज आप इंडिगो से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, और जो प्राइस कैप भी बिल्कुल कर और रहे हैं साफ वो तौर पर 18,000 इतना ज्यादा है कि आम आदमी की पहुंच से कहीं ज्यादा है। जी। बिल्कुल, अब वादा तो किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले जो है वो सफर करेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि जिनके पैरों में जूते भी हैं वो भी अब नंगे पैर पर आ जाएंगे। जो हालत फिलहाल कर रखी है वो साफ तौर पर दिख रहा है। राहुल गांधी ने जो 3 महत्वपूर्ण सवाल सिद्धार्थ जी उठाए, जिसको लेकर हमने देखा कि सबसे बड़ा हंगामा हुआ, उसमें उनका पहला सवाल था कि चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि सीजीआई को चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन से क्यों अलग कर दिया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 में सरकार ने कानून बदला जिसके तहत चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी गई। सीसीटीवी को लेकर कानून क्यों बदल दिए गए? इम्यूनिटी की आपकी बात है कि अगर वो रिटायर भी हो जाते हैं तो कोई केस नहीं होगा चुनाव आयुक्त के ऊपर, यानी कि उनको हर तरह की इम्यूनिटी है, वो कोई भी करें, कोई किसी भी तरह की कोई बात करें और किसी भी तरीके से अनएथिकल जो भी चीज करें उनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तीसरा, उन्होंने पूछा है कि ऐसा कानून क्यों बनाया गया जिसके तहत चुनाव आयोग 45 दिनों के बाद जो सीसीटीवी फुटेज है उसको नष्ट कर देगा। साथ ही उन्होंने ब्राजीलियन जो मॉडल है उसका 22 बार जो वोटर लिस्ट में नाम है वो उन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने एक और जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कि उन्होंने कहा कि एक कपड़े से उन्होंने देश की तुलना की और उन्होंने कहा कि हमारे देश का जो है वो एक कपड़े की तरह है और 1.4 अरब जो लोग हैं वो इस देश के वो इसी की तरह हैं। अगर वोट नहीं बचता है तो ना लोकसभा, ना राज्यसभा और ना विधानसभाएं बचेंगी। और ये लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर सवाल पूछे। इसका जवाब क्या कभी मिल पाएगा कि ये जो एक तरह की डिक्टेटरशिप चल रही है कि हम एसआईआर लाएंगे, हम जो चाहेंगे नियम बदलेंगे, नेता प्रतिपक्ष जो कि एक संवैधानिक पद है वो कोई भी सवाल पूछते रहे, वो कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, लेकिन जवाब किसी का नहीं मिलेगा। और एक तरह से जिस ढर्रे पे ये शुरुआत की गई है एसआईआर की, चुनाव की ठगी की, चोरी की, धांधली की, वो इसी तरीके से चलती रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट में तो हम देख ही रहे हैं तारीख पे तारीख और तारीख पर सिर्फ तारीख, इसके अलावा कुछ नहीं। जी, मेरे ख्याल से काफी गंभीर समस्या, एसआईआर की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटा मोटी हम एक काफी गंभीर समस्या में घिरे हुए हैं। क्योंकि होता यह है कि जिसे इंग्लिश में कल्चर कहा जाता है या हिंदी में संस्कृति कहा जाता है, कोई संस्कृति की बात हो, पूर्वजों की बात हो, विरासत की बात हो, जब भी इस तरह की कोई बात आती है तो औसत व्यक्ति के लिए वो गर्व का विषय हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने अपने परबाबा को नहीं देखा है, लेकिन मेरे परबाबा का मुझे गर्व बहुत होता है। तो अगर कोई मेरे परबाबा की बात करना शुरू करेगा तो मैं सब काम छोड़ के उनकी बात सुनना शुरू करूंगा कि मैंने जिसको नहीं देखा कम से कम उसकी चर्चा हो रही है, मैं जानूं कि मेरे परबाबा कैसे हैं। तो भाजपा क्या करती है, यही जो मनुष्य की कमजोरी है, ह्यूमन वीकनेस है, इसका वो बेजा लाभ उठाती है और मैनिपुलेट करती है।
और जब वो मैनिपुलेट करती है संस्कृति को लेके, तो मेरे ख्याल से आप उससे बच नहीं सकते। इससे बचने का रास्ता नहीं है। ये एक जिद्दी बच्चा अगर रोना शुरू कर दे तो आप उसको बहुत ज्यादा समझदार की तरह बड़े होके आप लॉजिक नहीं समझा सकते। उसको उसी की भाषा में आपको ऐसा समझाना पड़ेगा, वहां पर बौद्धिक जवाब देना थोड़ा फेल कर जाता है। तो मेरे ख्याल से एसआईआर का मामला हो या भाजपा का पूरा इकोसिस्टम जिस तरह से कर रहा है, उनको थोड़ा सा हमारी बात को तो वही बात करनी है, लेकिन मेरे ख्याल से बात करने का हमें तरीका, हमारा नैरेटिव बदलना पड़ेगा। उदाहरण के लिए भारत एक क्रिकेट प्रेमी देश है। हर आदमी, उम्र कितनी भी हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, सब लोग क्रिकेट देखते हैं। क्या ये सच नहीं है कि क्रिकेट में अंपायर जो डिसीजन देता है उस पर भी प्लेयर्स उसको एक रिव्यू ले सकते हैं और वो थर्ड अंपायर ले सकता है? इसका मतलब है कि किसी भी खेल में कोई भी अंपायर अगर कोई निर्णय देता है तो वो अंतिम नहीं होता है, उसको आप रिव्यू ले सकते हैं। जो रिव्यू ले रहा होता है वो फिर उसमें 10 चीजें अलग देखता है कि गेंद का डायरेक्शन क्या था, वो बैट में लगा कि नहीं, उसकी आवाज निकली कि नहीं। तो मुझे बताइए कि अगर क्रिकेट जैसे खेल में 2 अंपायर के अलावा आपकी कोई प्लेयर उसका रिव्यू ले सकता है और उसको फिर थर्ड अंपायर उसको देख सकता है, तो वही तो लागू होना चाहिए भारत के चुनाव में भी। तो चुनाव में भी तो इसी तरह का एक खेल है कि 2 लोग खेल रहे होते हैं और चुनाव आयोग अंपायर की भूमिका में रहता है। तो अंपायर जो होता है वो दादागिरी तो कर नहीं सकता, क्योंकि होता यह है कि जिस समय कोई मैच हो रहा होता है, कई बार हमने देखा है, एक बार सचिन तेंदुलकर के साथ इस तरह का कोई डिसीजन दे दिया गया था कलकत्ता के ईडन गार्डन में। वो डिसीजन सही था या गलत था पता नहीं, लेकिन वहां जो स्टेडियम में बैठे हुए लोग थे उनको लगा कि वो डिसीजन गलत है और पूरा हंगामा हो गया और टेस्ट मैच आपको रोकना पड़ा। तो मुझे ये लगता है कि हमें अब लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि ये जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग कोई हेडमास्टर नहीं है स्कूल का कि वो जो कहेगा वही अंतिम होगा। वो क्रिकेट का अंपायर है, उसकी अगर कोई गलती होती है उस पर भी कोई ना कोई थर्ड अंपायर रहना चाहिए। यहां पर जो ये भाजपा कह रही है कि ये जो अंपायर है ये अंपायर नहीं है, हेडमास्टर है, ये जो कहेगा वो अंतिम सत्य है, इसको आपको धीरे धीरे चैलेंज करना पड़ेगा। और भाजपा की इसी विचारधारा के चलते उसने जब चुनाव आयोग का सिलेक्शन होता है उसमें से भारत के चीफ जस्टिस का नाम हटा देते हैं। चुनाव आयोग जब चुना जाता है तो उसको कहते हैं कि तुम्हारे किसी भी बात को इम्यूनिटी, मतलब तुमको एक ढाल दे देंगे। ढाल का मतलब क्या है कि तुम मनमानी कुछ भी करो। तो मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि इस चीज को थोड़ा सा नीचे जाके अलग अलग क्षेत्रों में इस चीज को, मतलब अलग अलग ढंग से लोगों को इस चीज का प्रयास करना पड़ेगा समझाने का। भाजपा कहती है कि चुनाव आयोग को मतलब एसआईआर करने का अधिकार है। मैं अभी देख रहा था, मान लीजिए आप तमिलनाडु के अगर नागरिक हैं तो तमिलनाडु में आपका जो वोटर कार्ड इशू होगा ना, तमिलनाडु में जो आपका वोटर कार्ड इशू होगा वो तमिल में आएगा, वो तमिल में दिखाएगा, उसमें आपका नाम तमिल में दिखाएगा, चुनाव आयोग का नाम भी जो है वो भी तमिल में दिखाएगा। तो मुझे बताइए कि कोई भी नागरिक अगर इस देश में रह रहा है तो वो तो किसी न किसी राज्य में रह रहा है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रथम धारा ये बोलती है कि भारत राज्यों का संघ है। तब जब नागरिक राज्य में रह रहा है, वो राज्य सरकार ही उसको राशन भी देती है, वही राज्य सरकार उसको स्कूल भी देती है, वही राज्य सरकार के रास्तों पे वो चलता है। तो राज्य सरकार के पास तो उसके कितने नागरिक हैं उसकी पूरी फहरिस्त, उसका लिस्ट राज्य सरकार के पास है। चुनाव आयोग भी जब एसआईआर करता है तो वो भी तो दिल्ली से आता है और राज्य सरकार के कर्मचारियों का ही उपयोग करता है। हम तो देख रहे हैं कि बीएलओ पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं ये लोग कि बीएलओ बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। तो जब सब चीज राज्य सरकार कर रही है तो चुनाव आयोग दिल्ली से डंडा कैसे चला सकता है? राज्य सरकार को पूछे कि आपके कितने नागरिक हैं, वो लिस्ट हमको दीजिए और हम उन लोगों को चुनाव आईडी इशू कर देंगे। तो ये जो राज्य सरकारों को कमजोर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, राज्य सरकार बैठी हुई है लेकिन केंद्र से आता है कोई, चुनाव आयोग के नाम से आता है। भारत का संविधान तो कहता है भारत राज्यों का संघ है, लेकिन चुनाव आयोग दिल्ली से आता है और कहता है कि हम आदमी भी तुम्हारा ही लेंगे, मतलब राज्य सरकार के ही कर्मचारी लेंगे, हम उनके ऊपर बेजा प्रेशर भी डालेंगे, वो बेचारे आत्महत्या भी कर लेंगे और आप ही के राज्य के नागरिकों को हम परेशान भी करेंगे। बिहार में बाढ़ होगी उस समय लोग अपना मवेशी को भी छोड़ देंगे, अपने घर को भी छोड़ देंगे और 11-11 कागज लेके चुनाव आयोग के पास जाएंगे। तो राज्य के जो नागरिक हैं, राज्य सरकार का काम क्या है? राज्य सरकार अगर अपने नागरिकों की रक्षा कर रही है, कोई भी राज्य सरकार होती है, कहीं भी जन्म प्रमाण पत्र, मुझे बताइए भारत के में आप कहीं पैदा होते हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र केंद्र सरकार थोड़े देती है, राज्य सरकार देती है। तो राज्य सरकार के पास जब अपने नागरिकों का पूरा रजिस्टर है तो केंद्र आके अलग से गिनती क्यों करेगा?
अरे भैया, एक कमरे में 4 आदमी अगर है, कोई भी गिनती करोगे तो 4 ही निकलेगा ना। हम यहाँ पर इस स्क्रीन पर 3 लोग बैठे हैं, आप इधर से गिनिए तब भी 3 ही मिलेगा, उधर से गिनिए तब भी 3 ही मिलेगा। तब जब राज्य सरकार के पास पूरा का पूरा अपने नागरिकों की फहरिस्त है, तो केंद्र से एक चुनाव आयोग नाम की, केचुआ नाम की चीज आती है, कहती है कि नहीं, हम इस गिनती को फिर से करेंगे। आप लोग इधर से गिने थे, हम लोग इधर से गिनेंगे, और इधर से गिनने के चक्कर में आप लोगों को भी परेशान कर रहे हो, गिनने वाले को भी परेशान कर रहे हो। मेरे ख्याल से इन सब चीजों को अब मुखर रूप से उठाना पड़ेगा। मुखर रूप से उठाने का समय आ गया है, क्योंकि भाजपा का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, मेरा फिर से मानना है, ये संस्कृति का ये जो लबादा ओढ़ते हैं ना, संस्कृति एक ऐसी चीज होती है, किसी को भी, बुशरा जी, अपने पूर्वजों के बारे में आप चर्चा करने लगिएगा ना, तो मुझे भी अपने परबाबा का गर्व हो जाता है। तो ये एक मानवीय जो कमजोरी है, इसका भाजपा गलत बेजा लाभ उठाती है, संस्कृति के नाम पे लोगों को मैनिपुलेट करती है। क्योंकि संस्कृति की बात कीजिए, विरासत की बात कीजिए, पूर्वजों की बात कीजिए, पुरखों की बात कीजिए, कोई भी, किसी को भी उसका मन थोड़ा सा गुदगुदा जाता है। तो भाजपा को अगर आपको टक्कर देना है, तो नैरेटिव के क्षेत्र में अगर टक्कर देना है, तो कुछ चीजों को संवैधानिक रूप से, उसको संविधान सम्मत, अगर भारत की संविधान की धारा 1 भारत को राज्यों का संघ कह रहा है, तो वहां पर केंद्र सरकार इतनी ताकतवर कैसे हो जाती है कि राज्य में आके कहती है कि तुम्हारे लोगों की गिनती मैं करूंगा। अरे खुशरा जी, मुझे बताइए, कोई मुझे फोन करके पूछे कि आपके घर में कितने लोग हैं, मैं कहूंगा 4 लोग हैं, कहीं नहीं, हम आपके घर में घुस के गिनती करेंगे। अब वो नहीं ना गिनती कर सकता है। आप मुझसे पूछ सकते हैं ना कि आपके घर में कितने लोग हैं सिद्धार्थ जी, मैं कहूंगा हाँ मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी माता जी हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं खुद आके गिनती करेंगे। आप कौन होते हैं गिनती करने वाले मेरे घर में? तो जब मेरे ख्याल से भारत के राज्य में हर नागरिक भारत का किसी न किसी राज्य में रह रहा है, वो राज्य की सेवाएं प्राप्त कर रहा है, राज्य के पास उसका रजिस्टर है, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक सब कुछ राज्य के पास है। तो केंद्र सरकार अलग से आके गिनती काहे कर रही है? वो राज्य सरकार को बोले कि आप अपने नागरिकों का लिस्ट दे दीजिए, हम उनको हम उनको नया आईडी कार्ड देना चाहते हैं, उनको पुराना कार्ड पुराना हो गया है। और जब ये, फिर से मैं बता रहा हूं, जब तमिलनाडु में आप वोटर को जब आईडी कार्ड देते हैं, तब जब वो तमिल में नाम डाल के आप देते हैं, इसका मतलब ही है कि ये केंद्र का काम नहीं है, ये राज्य सरकार का काम है। इसीलिए तो आप राज्य सरकार की भाषा में दे रहे हैं। होता यह है कि उत्तर भारत में काफी लोग रहते हैं, उत्तर भारत में हिंदी सामान्य रूप से चलती है, लोगों को इस छोटी सी बात का अंतर समझ में नहीं आता। लेकिन आप अगर भारत में उड़ीसा में है, आप अगर बंगाल में है, आप अगर पंजाब में है, आप अगर कर्नाटक में है, तो वहां की क्षेत्रीय भाषा में आपका वोटर कार्ड क्षेत्रीय भाषा में है। तो जो राज्य सरकार का काम है वो केंद्र सरकार कैसे कर सकती है? मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि इस विषय को, वोट चोरी जिस तरह से आज नेता विपक्ष ने कहा, ये बिल्कुल बिल्कुल हर एंगल से इसको देखिए, तो वोट चोरी का मतलब ही है कि आप लोकतंत्र का हरण कर रहे हैं। एक तरह से, जिस तरह से रावण छद्म वेश में आया था, वो दानव के वेश में नहीं आया था, वो साधु के वेश में आया था। साधु के वेश में आके रावण ने जिस तरह से सीता का हरण किया, ये जो केचुआ एसआईआर के रूप में आ रहा है, कह तो रहा है कि हम बहुत पवित्र काम कर रहे हैं या शुद्ध काम कर रहे हैं, लेकिन ये साधु के वेश में आके लोकतंत्र के नाम पर जो भारत की जनता है उनका वोट का हरण कर रहा है, मतलब उनकी ताकत खत्म हो जा रही है। इसलिए निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस तरह का काम अगर होगा तो ये राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में तो आएगा ही। राष्ट्र के साथ आप अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। और यही बात है कि सवाल अब ये भी उठ रहा है, ओमकारेश्वर जी, संक्षेप में आपसे जवाब मैं चाहूंगी कि लोकसभा में इसको उठाया जा रहा है, लोकसभा के बाहर हमने देखा कि इसको उठाया जा रहा है। पार्लियामेंट जब शुरू हुई थी तब से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे जो है बुलंद किए गए। इसको लेकर हमने देखा कि बिहार में जिस तरह से यात्रा निकाली गई, यानी कि सड़कों पर आकर आंदोलन किया, आज भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर थे और इसको लेकर वो उन्होंने आंदोलन किया है। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल ही रहा है। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता इस मामले को उठाए रहे हैं। राहुल गांधी ने इसको लेकर एक्सपोजे कर दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये सब चीजें चल रही हैं, जो होना चाहिए वो हो रहा है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, सवाल ये है। क्योंकि एक बिहार का चुनाव, उसका एग्जाम्पल हमारे सामने कि उसके बाद क्या हुआ, 90% के स्ट्राइक रेट से बीजेपी जीती। अब बंगाल में चुनाव है, असम में है, उसके अलावा तमिलनाडु में है, केरला में है, 5 राज्यों में आने वाले जो साल है उसमें चुनाव होने जा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग यही प्रक्रिया ऐसे ही जारी रखेगा और फिर वोटर लिस्ट अपनी मनमर्जी से जारी कर देगा और उस पर अगर चुनाव होगा तो नतीजा तो वही होगा। लोगों के जहन में सवाल यह है कि इसका हल क्या है, कैसे निकलेगा?
विपक्ष अपना काम कर रहा है, बट अगर गूंगा बहरा बन के अगर चुनाव आयोग बैठा हुआ है तो ये सॉल्व कैसे होगा? ये तो है ना एक इशू। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो इंटायर अपोजिशन की आवाज है, और उनकी आवाज में जो क्रोध दिखाई देता है वो ये बताता है कि आम आदमी में क्षोभ बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने भी कहा, इससे पहले विपक्ष के कई महत्वपूर्ण नेता, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू तो इनके एनडीए में शामिल है, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और स्टालिन ने, चाहे वो वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी ने, सभी ने इस बात को बताया है और आवाज उठा रहे हैं। दिक्कत क्या है कि आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, आलोचना के दरवाजे बंद हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने गोदी बनाया है। दूसरा, कोर्ट के दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं, आपने एक्ट पास किया है कि ये अबव द लॉ होंगे, यानी चुनाव आयोग के खिलाफ कोई शिकायत, कोई सुनवाई कोर्ट में हो ही नहीं सकती, जुडिशरी भी क्या करेगी। तो जब आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं तो जनता के पास ऑप्शन क्या है? रिजेंटमेंट बढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन डिजिटल में जिस तरह से चीजें वायरल हो रही हैं, जो लोग आ रही हैं, वो उसमें उनके रिएक्शंस वो दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि सत्ता पक्ष के लोग गंभीर तनाव में हैं। जो जिस समय प्रियंका गांधी हाउस में बोल रही थी, उस समय सत्ता पक्ष के मंत्री इनका माथा पोंछते हुए नजर आए। उनको लग रहा था अब जवाब क्या दे, भाई झूठ का जवाब क्या हो सकता है, कितना आप दे और सकते आज हैं। भी जब आप इसका जिक्र कर रहे हैं ओंकारेश्वर जी, जब राहुल गांधी भी बोल रहे थे तब हमने देखा कि कैसे पूरा पूरा बीजेपी का जो पूरा अमला है वो उठ खड़ा हुआ। किरण रिजिजू जो है वो इतनी देर तक बोलते रहे और लोकसभा स्पीकर तो ऐसा लग रहा था कि उनके बस में हो तो वो जाकर राहुल गांधी का मुंह बंद कर दें। नहीं, स्पीकर को तो आदेश दिया जा रहा था, गृह मंत्री ने आदेश दिया, इनको रोको, इनको रोको भाई, इनको बिठाओ। चेयर को तो ये आदेश, रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा था कि निवेदन है कि जरा वो करें, वो ऑर्डर बनाए लॉ एंड ये जो हाउस में। तो ये तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जिस तरह से पहले धनखड़ थे, उनको भी जो स्थितियां हैं। देखिए, अब ऑपोजिशन के मन में जो बैठ रहा है उसको तो भूल जाइए आप। एनडीए के कितने पार्टनर्स, आपके कितने एलाइज हैं, और कांग्रेस से गए हुए जितने सांसद हैं, वो आपसे कितने प्रसन्न हैं, खुश हैं, और उनके अंदर में जो भय फैल रहा है, क्योंकि वैसे भी उनमें से 100 से ज्यादा लोगों की टिकट तो कट जानी है अगले चुनाव में। अगला चुनाव आने में अब 2 साल आपके निकल गए, तो 2.5 साल आते आते 2.5 साल बच जाएगा। वो अपने चुनाव की तैयारी भी करनी होती है 2.5 साल बाद। और आपका हर रोज नया जो कुछ भी आता है वो एक प्यूनिटिव स्टेट के प्रदर्शन की तरह आता है, कि जीएसटी में इतना तुमसे हम काट लेंगे, इतना तकलीफ दे देंगे, नोटबंदी में इतना तकलीफ दे देंगे। किसी भी पब्लिक कंसर्न के मुद्दे पे आप नजर नहीं आते। चाहे लॉकडाउन हो गया हो, वन साइडेड आपने अनाउंस कर दिया, नोटबंदी में लाइन लगी, आपने कहा 4 महीने हमको मौका दीजिए, नहीं तो चौक पे चौराहे पे बुला लीजिए। फिर आप जो एक नोट, छोटा नोट आपने कैंसिल किया, फिर बड़ा नोट इंट्रोड्यूस किया, फिर उसको कैंसिल किया, और उसको कैंसिल नहीं भी किया। कितने लोगों को इस देश में पता है कि 2000 के नोटों को ऑफिशियली अभी भी आरबीआई में जो है वो मान्यता प्राप्त है रहे हैं, उससे जनता कितनी सुखी हो रही। मनमोहन सिंह ने जैसे मनरेगा ही कर दिया था, कोई आप बड़ी योजना लेके आते, मनरेगा से भी बड़ी योजना ले। इस समय तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है ना, इस समय तो जो लोगों को भारी पड़ रहा है, जो 1500 2000 का टिकट था उस समय उड़ान के समय ही आपने 2500 पे उसको किया, और आज 18000 का कैप उस पे लगा रहे हैं कि 18000 तक 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर मतलब उससे भी ज्यादा। तो ये, इससे जनता कहां खुश होगी? और ये कितना भी राष्ट्रवाद आप जोड़ लीजिए, कितना भी, भाई सबके मन में राम है। हम अपने भगवान की पूजा अपने मोहल्ले के मंदिर में भी कम ही जाके करते हैं जिस समय आवश्यकता होती है। पूरा बंगाल सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा का वो करता है, लेकिन धार्मिकता हमारी व्यक्तिगत चीज है, हम चाहे किसी भी धर्म के हों, और सबकी अपनी है, हमारे संविधान ने उसकी छूट दे रखी है। आप उसका भी जो है वो लेके ठेकेदारी बैठते हैं। अभी ये कौन लोग हैं जो बंगाल में तमाशा कर रहे हैं? एक तरफ जो है हुमायूं कबीर से मस्जिद बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल गेम प्लान किसको नहीं समझ में आ रहा, आप ये बताइए। और क्या इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है
अब तो संघ के लोग भी शांत खामोश बैठे हुए हैं। मोहन भागवत जी आते हैं तो मौलानाओं से मीटिंग करते हैं, और आप जो है जो हिंदू राष्ट्र बनाने का काम आपने बाबा बागेश्वर को दे दिया है, तो बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र में चलेंगे। और मोहन भागवत तो कह चुके कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब ऑफिशियल डिक्लेरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। आपने तो जो जातिगत आरक्षण की बात स्वीकार कर ली। जब आपके जाति आरक्षण में सभी लोग अपनी अपनी जातियों में जी सकते हैं, आप उसका जो सेंसस करवा ही रहे, जनगणना में आपने शामिल कर ही दिया है, तो शाखा में जाके क्या कहेंगे? कहेंगे हम ब्राह्मण हैं, हम मुसलमान वो हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं। आपने अपनी जड़ों पे प्रहार किया है। आप हर रोज अपनी जड़ों पे प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले लोगों को याद आता है कि सरदार पटेल ने संघ को बैन किया था। क्यों किया था भाई? और सरदार पटेल कब से आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लिए? सरदार पटेल पटेल थे, लेकिन वो कांग्रेस के एसेट थे। अब इस समय अमित शाह एसेट है तो बार बार कहें कि नहीं नहीं मोदी जी नहीं, अमित शाह जी चाहते। ये क्या है भाई? तो ये आपके झूठ का पूरी तरह से जो है वो खुलासा हो चुका है। वो जी अभी भी वापस लौट आए, काम पर लौट आए, जो वक्त बचा है उसमें जनता से जुड़े हुए काम करें और एक बेटर लीडर होने का एहसास कराएं लोगों को। जितना नफरत बढ़ता जा रहा है, जितना आप लोगों को हर प्रकार से कानूनी तौर पे, एजेंसियों के तौर पे, बाकी चीजों से वो सब बैकफायर कर रहा है, सब के सब बैकफायर बिल्कुल कर रहा है। और एसआईआर उसमें सबसे चरम पर पहुंच चुका है। लोग अब इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते कि मेरा वोट और कोई और उस पर कब्जा करे। एक एक व्यक्ति बिल्कुल का उसमें आप सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का, दलितों का, पीड़ितों का, मुसलमानों का, महिलाओं का, सबसे ज्यादा दुखी आप उनको कर रहे हैं कि उनके वोट आप छीन रहे हैं। वो उसको कैसे स्वीकार करेंगे? कैसे? कितना भी अखिलेश यादव को आप पॉलिटिकली पटाइए, वो पीडीए को छोड़ के आपके साथ कैसे आएंगे? कैसे ममता बनर्जी आएंगी? कब कैसे हेमंत सोरेन आ जाएंगे? आप मैनेजमेंट करिए, सबको सब पता है। उद्धव ठाकरे नहीं आ पाएंगे आपके पास, स्टालिन नहीं छोड़ सकते अपनी रीजनल पॉलिटिक्स। और लीडर ऑफ अपोजिशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं एक योद्धा की तरह राहुल गांधी, जिन्होंने आपको हेड ऑन ले लिया है। अब आप उनसे वो करिए और अपने घर को संभालिए। जी जी बिल्कुल। और इस तरह से लिया है कि अक्सर हमने देखा है कि जब जब राहुल गांधी आते हैं पार्लियामेंट में और जिस तरह के मुद्दों पर वो बात करते हैं और जिस तरह से वो अटैक करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री वहां से नदारद होते हैं, और जब होते भी हैं तो किस तरह से पूरा का पूरा जो सत्ता पक्ष के तमाम मिनिस्टर वो सब उठ खड़े होते हैं। और आज भी लगभग वैसा ही देखा। कल थे प्रधानमंत्री क्योंकि इवेंट उनको लग रहा था कि वो अपनी पीठ थपथपा पाएंगे, आज पूरी तरीके से वो गायब हैं। तो जहां कहीं भी सवाल होंगे वहां से प्रधानमंत्री पूरी तरीके से गायब होंगे, लेकिन बताएंगे ये कि उनकी 56 इंच की छाती है और वो विश्व गुरु हैं। पूरी दुनिया देख रही है क्या कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सिद्धार्थ जी आपका, ओंकारेश्वर जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।